नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गौतम पाठशाला के अंदर। आज हम कार्ल फिशर टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्पस के लिए। आई एम योर होस्ट, योर फ्रेंड आर के बात्रा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कार्ल फिशर टाइट्रेशन? कार्ल फिशर टाइट्रेशन जर्मन केमिस्ट एंड्रयू कार्ल फिशर ने 1935 के अंदर दिया था, जिसको हम कार्ल फिशर टाइट्रेटर के नाम से भी जानते हैं। इस टाइट्रेशन मेथड के द्वारा हम किसी भी एनालाइट के अंदर पाए जाने वाले वाटर कंटेंट का पता लगाते हैं कि हमारा जो सैंपल है, जिसको हम एनालाइट भी कहते हैं, उसके अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, उसका पता लगाने के लिए कार्ल फिशर टाइट्रेशन का उपयोग किया जाता है। कार्ल फिशर टाइट्रेटर इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन पर शोन किया गया है। यहाँ पर जो है आपको ब्राउन कलर की बॉटल नज़र आ रही है, जिसमें कि हम केफ रिएजेंट भरते हैं। ये ब्राउन कलर की इसलिए होती है, इसको अम्बर्ड कलर बॉटल बोलते हैं, क्योंकि केफ रिएजेंट लाइट सेंसिटिव होता है, इसलिए उसको अम्बर्ड कलर और ब्राउन कलर बॉटल के अंदर रखा जाता है। उसके पास में आपको ऑटोमेटिक ब्यूरेट नज़र आ रही है। ये ब्यूरेट जो है, जिसके द्वारा हम लोग जो है कार्ल फिशर रिएजेंट को टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर भेजते हैं। फिर उसके बाद आपको टाइट्रेशन फ्लास्क के जस्ट ऊपर जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नज़र आ रहा है। यहाँ पे डबल पिन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है। डबल पिन का इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग एग्जैक्टली एंड पॉइंट पता कर सकें। उसके बाद यहाँ पे एक और आपको ग्लास की बोतल नज़र आ रही है, जिसके अंदर हम लोग मेथनॉल भरते हैं, और उसके नज़दीक में एक और बोतल होती है, जिसके अंदर हम लोग जो वेस्ट जनरेट होता है उसको वहाँ पे हम लोग डालते हैं। ये एक और डायग्राम है केफ टाइट्रेटर का। बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ कार्ल फिशर रिएजेंट्स। कार्ल फिशर रिएजेंट्स बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनता है। पहला होता है आयोडीन I2, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तीसरा बफर, जिसे हम बोलते हैं बफर के रूप में हम इमिडाजोल यूज़ करते हैं। पहले हम लोग पिरिडिन यूज़ करते थे और सॉल्वेंट के रूप में मिथेनॉल यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कार्ल फिशर टाइट्रेशन। यहाँ पर एक रिएक्शन स्क्रीन पर शो की गई है, जिसे हम बोलते हैं कार्ल फिशर रिएक्शन। कार्ल फिशर टाइट्रेशन एक्चुअली बंसन रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर अल्कोहल सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पर वो एक इंटरमीडिएट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं अल्काइल सल्फाइड सॉल्ट, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एंड बेस। तो यहाँ पर ये देता है हाइड्रो आयोडिक एसिड सॉल्ट देता है, प्लस यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है अल्काइल सल्फेट सॉल्ट। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसके के अंदर हमारे सैंपल के अंदर जितना वाटर प्रेजेंट होता है वो सारा के सारा कंज्यूम हो जाता है, और फाइनली हमें अल्काइल सल्फेट सॉल्ट मिलता है। तो एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे हम लोग मिथेनॉल का यूज़ कर रहे हैं। मिथेनॉल की जगह हम दूसरे सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि DMF, डेट इज़ कॉल्ड डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, या दूसरा कोई सॉल्वेंट जैसे कि डाइइथाइलिन ग्लाइकोल मोनोइथाइल ईथर भी यूज़ कर सकते हैं। अब पुराने समय के अंदर कार्ल फिशर रिएजेंट के अंदर पिरिडिन का यूज़ किया जाता था एज अ बेस, परंतु पिरिडिन क्या होता है, एक कार्सिनोजिन होता है। कार्सिनोजिन मीन्स जो कि हमें कैंसर कॉज करते हैं, इसलिए आजकल जो है पिरिडिन का यूज़ नहीं किया जाता है, और पिरिडिन जो होता है हमारी स्किन के द्वारा आसानी से अब्जॉर्ब भी हो जाता है, इसलिए पिरिडिन की जगह आजकल दूसरे बेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि या तो इमिडाजोल यूज़ किया जाता है या प्राइमरी अमीन्स यूज़ किया जा रहा है। अब हम बंसन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। कार्ल फिशर बंसन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि सबसे पहली स्टेप के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और आयोडीन दोनों मिलके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वाटर का H2
आयोडीन से रिएक्ट कर जाता है, बनाता है 2HI, और बचा हुआ ऑक्सीजन वाटर का वो SO2 के साथ चला जाता है और बनाता है SO3। तो यहाँ पे बन जाते हैं 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के और 1 मॉलिक्यूल सल्फर ट्राइऑक्साइड के। सेकेंड स्टेप में जो हमारा बेस होता है, यहाँ पे बेस मैंने पिरिडिन लिया है, तो पिरिडिन के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं 2 HI के मॉलिक्यूल के साथ में प्लस 1 SO3 मॉलिक्यूल के साथ में। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें पिरिडिन हाइड्रोजन आयोडाइड। दोनों HI 2 पिरिडिन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं 2 पिरिडिन हाइड्रोजन आयोडाइड, प्लस जो SO3 रहता है वो पिरिडिन के तीसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है पिरिडीनियम सल्फाइड सॉल्ट। अब तीसरे स्टेप में जो पिरिडीनियम सल्फाइड सॉल्ट बना था सेकंड स्टेप में, वो हमारे सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करता है, डेट इज मिथनॉल। मिथनॉल के साथ रिएक्ट करके मिथनॉल जुड़ जाता है उससे और बनाता है यहाँ पे पिरिडीनियम मिथाइल सल्फेट सॉल्ट। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बंसन रिएक्शन। एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द सैंपल इज कंज्यूम्ड। इस रिएक्शन के दौरान जितना भी सैंपल के अंदर वाटर कंटेंट होता है वो सारा कंज्यूम हो जाता है। प्रोसीजर फॉर सैंपल एनालिसिस, अगर हमें किसी भी सैंपल का एनालिसिस करना है तो उसका एक यहाँ पे सिंपल तरीका दे रखा है। सबसे पहले हम हमारा जो टाइट्रेशन फ्लास्क है उसको अच्छी तरह क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद उसके अंदर 30 to 40 ml ड्राइड मिथनॉल ले लेते हैं। लेने के बाद उसके अंदर हम लोग रन करते हैं बैकग्राउंड ड्रिफ्ट। बैकग्राउंड ड्रिफ्ट को हम कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ये इसलिए की जाती है कि हमारे टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर अगर कोई मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हमें बैकग्राउंड ड्रिफ्ट करना पड़ता है। तो एक बार जब कंडीशनिंग ओके हो गई, मतलब हमारे टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर या हमारी कोई भी जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर कोई भी वाटर कंटेंट या मॉइस्चर नहीं है, तो एक बार जब कंडीशनिंग ओके हो जाती है तो कंडीशनिंग ओके होने के बाद हमें जो भी सैंपल एनालिसिस किया है उसकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद हम हमारे सैंपल को टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डालते हैं और डालने के बाद हमें जो है रिज़ल्ट प्राप्त हो जाता है। अब हम जो कैलकुलेशंस करते हैं उसके बारे में बहुत सिंपल है। हम जो सैंपल ले रहे हैं, अगर हमारा सैंपल सॉलिड में है तो सॉलिड के लिए हम क्या करते हैं, उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो वेट ऑफ सैंपल इन मिलीग्राम वो ऊपर लिखते हैं और जितना KF रिएजेंट कंज्यूम हुआ है उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। तो इन दोनों को करने के बाद वेट को वॉल्यूम से जब डिवाइड करते हैं तो हमें जो है परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट पता चल जाता है कि हमारे सैंपल के अंदर कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चन ईयर्स पे। इज़ द कार्ल फिशर रिएक्शन सेंसिटिव टू पीएच? क्या कार्ल फिशर रिएक्शन पीएच के सेंसिटिव होती है? जी हाँ, कार्ल फिशर जो रिएजेंट होता है वो कार्ल फिशर रिएक्शन जो होती है वो पीएच के सेंसिटिव होती है। इसका पीएच 5 से लेकर 8 के बीच में होना चाहिए। अगर पीएच 5 से कम हो जाता है तो टाइट्रेशन की स्पीड स्लो हो जाती है, और अगर पीएच 8 से ज़्यादा हो जाता है तो एक साइड रिएक्शन चालू हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, और इस प्रोसेस के दौरान वाटर पैदा होता है जिसकी वजह से जो एंड पॉइंट होता है वो हमें सही से पता नहीं चलता है, हमें वेनिशिंग एंड पॉइंट मिलता है। वेनिशिंग एंड पॉइंट मतलब जो कि लुप्त हो जाता है। तो इसीलिए जो है कार्ल फिशर रिएक्शन का जो पीएच होना चाहिए वो 5 से लेकर 8 के बीच में होना चाहिए। अब अगर हमारा कोई भी हाईली एसिडिक या बेसिक सैंपल होता है तो इसलिए उसको जो है बफर उसके अंदर ऐड करना पड़ता है ताकि जो पीएच
उसका 5 से लेकर 8 के अंदर आ जाए। What is a major difference between volumetric and coulometric titration? वॉल्यूमेट्रिक और coulometric titration में दोनों में क्या अंतर होता है? तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड के अंदर हम जो टाइट्रेंट होता है, यहाँ टाइट्रेंट के रूप में हम कार्ल फिशर रिएजेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो कार्ल फिशर रिएजेंट को ब्यूरेट की सहायता से डायरेक्टली टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर हम लोग डालते हैं। परंतु कोलूमेट्रिक मेथड के अंदर जो टाइट्रेंट होता है मींस आयोडीन, यहाँ पे टाइट्रेंट जो है हम वो टाइट्रेशन सेल के अंदर ही पैदा करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकली। तो यह डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन। तो इसके अंदर मैंने बताया कि ब्यूरेट की सहायता से जो कार्ल फिशर रिएजेंट है, कार्ल फिशर रिएजेंट के अंदर आयोडीन भी होता है, SO2 भी होता है। तो ये आयोडीन जो है हम मैकेनिकली मीन्स ब्यूरेट की सहायता से टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डायरेक्टली ऐड करते हैं मैकेनिकली, और इसके आधार पे जितना कार्ल फिशर रिएजेंट कंज्यूम होता है उसके बेसिस पर हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। अब अगर हमारा जो सैंपल है उसके अंदर वाटर कंटेंट की रेंज अगर 100 ppm से लेकर 100% होती है तो हम वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ टाइट्रेशन पे आते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं कूलोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन। इसके अंदर हम जो आयोडीन होता है उसको हम टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको अपन बोलते हैं एनोड, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड और कैथोड। तो एनोड पर हम जो है आयोडीन जनरेट होती है इनसाइड द टाइट्रेशन फ्लास्क, और अब हमने वो जनरेट होने के बाद अब हम वाटर कंटेंट का पता ऐसे लगाते हैं कि हमने कितनी देर के लिए कितना करंट पास किया। जितनी देर के लिए हम जितना करंट पास करेंगे उसकी सहायता से हम जो है वाटर कंटेंट परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ पे एक रिलेशन होता है चार्ज, करंट और टाइम के बीच में। उस रिलेशन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। Q जो होता है वो चार्ज होता है, और चार्ज जो है वो यहाँ पे इसकी यूनिट दे रखी है 1 कूलम के बराबर होता है। अब जो चार्ज होता है उसके बराबर यहाँ पे लिख रखा है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। जो Q है चार्ज किसके बराबर होता है, करंट इंटू टाइम के बराबर होता है। तो हमने कितने सेकंड के लिए कितना करंट पास किया उसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि हमने हमारे सैंपल के अंदर कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। यहाँ पर जो 1 मिलीग्राम वाटर होता है वो 10.72 कूलम चार्ज जो है कंज्यूम करता है। तो हमने जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल, जितने ज़्यादा मिलीग्राम वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो उतना ज़्यादा कूलम कंज्यूम करेंगे, और उसके सहायता से ही हम पता कर लेंगे कि हमारे सैंपल के अंदर कितना वाटर परसेंट है। अब अगर हमारा जो वाटर कंटेंट है सैंपल में अगर वो 1 ppm से लेकर सिर्फ 5% तक होता है तो उस केस के अंदर हम कूलोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं। अब वाई वी यूज़ सोडियम टाइट्रेट इन कार्ल फिशर। कार्ल फिशर टाइट्रेशन के अंदर उसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं कि DST या सोडियम टाइट्रेट का यूज़ करते हैं। तो उसके 3 रीज़न होता है। सबसे पहला रीज़न होता है इट इज़ स्टेबल, ये 150 डिग्री तक स्टेबल होता है। दूसरा कारण होता है ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है जो सब्सटेंस वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। और
सोडियम टार्ट्रेट के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो एक फ़िक्स अमाउंट होता है, उसके अंदर वाटर वो होता है 15.66%। तो ये 3 रीज़न है जिस कारण से हम लोग सोडियम टार्ट्रेट का यूज़ करते हैं। कार्ल फिशर टाइट्रेशन एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है? तो कार्ल फिशर टाइट्रेशन का जो है यूज़ हम प्लास्टिक, ऑयल और गैसेस के अंदर प्रेजेंट होने वाले वाटर कंटेंट जो होते हैं उनको पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर, और दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी जो है इसका यूज़ करती है। डिसएडवांटेज ऑफ कार्ल फिशर टाइट्रेशन। कार्ल फिशर टाइट्रेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला है कि जो सॉल्वेंट है, एज अ सॉल्वेंट मोस्टली हम मेथनॉल का यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वेस्टेज जो होता है वो सॉल्वेंट का होता है वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन के अंदर। दूसरा कि जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन में। तीसरा, कूलोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन के अंदर सिर्फ हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ही डिटेक्ट कर सकते हैं, तो यह एक डिसएडवांटेज है। और चौथा कि अगर चॉकलेट्स के अंदर हमें पता करना है कि कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, तो उसको तब तक पता नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे हम डिज़ोल्व नहीं करेंगे। तो ये 4 डिसएडवांटेजेस हैं कार्ल फिशर टाइट्रेशन के। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मिथनॉल इन कार्ल फिशर टाइट्रेशन? तो यहाँ पे मिथनॉल जो है एज अ सॉल्वेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वाई इज़ इमिडाज़ोल यूज्ड इन कार्ल फिशर? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले जो है पिरिडिन यूज़ किया जाता था। पिरिडिन जो है एक कार्सिनोजन है जो कि हमारी स्किन के द्वारा आसानी से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उससे कैंसर होता है, इसलिए जो है आजकल इमिडाज़ोल यूज़ किया जा रहा है। और इमिडाज़ोल यूज़ करने पर जो कार्ल फिशर रिएक्शन की जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, जब हम इस मॉडर्न रिएजेंट को यूज़ करते हैं तो उस रिएक्शन का स्पीड, टाइम और एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें जो है प्रभावित होती है टाइट्रेशन वेसल में, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है। व्हाट इलेक्ट्रोड इज केफ टाइट्रेशन? तो केफ टाइट्रेशन के अंदर डबल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। आप सभी का शुक्रिया। अगर आप कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे rahulkumawat2310@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू।